सर काफ़ी दिन से एक मामला सामने आया है जो आपके अपहरण से लेके, तो इस मामले के बारे में जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबको पहले तो मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मीडिया के सामने, हालांकि मैं बहुत मीडिया के सामने आया हूँ अपनी फ़िल्मों के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी फ़िल्म के लाइन में जो भी मैंने किया, काम किया फ़िल्मों में। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बात कहने के लिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ेगा। लेकिन ये सच है। ये सच इतना सच है जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उतना ही सच है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो क्योंकि हमने बचपन से ये हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि फ़िल्मों में हुब्बी होत देखा है और अखबारों में पढ़ा है कि भैया एक अमीर आदमी के बेटे को किसी ने किडनैप किया, उसको उठाया, किसी दूर जंगल में लेके गए, कहीं कमरे में कैद किया, उसकी आंखों में पट्टी बांधी, उसके बाद फ़ोन किया कि भैया तुम्हारे बच्चा को हमने किडनैप किया है, हमारे कब्ज़े में है, इतना पैसा दे दो, जो भी है, लाख करोड़ जो भी है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी सपने में, मतलब मेरे को चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए। तो ये था किस्सा। अब मैं शुरू करता हूँ कि हुआ कैसे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग करेक्टर आर्टिस्ट हैं और हमको बुलाया जाता है प्रोग्राम्स के लिए। एनजीओज़ वाले बुलाते हैं हमें, बर्थडे के लिए बुलाया जाता है, उनको सेलिब्रेशन के लिए, वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बुलाया जाता है। और ख़ास करके अभी बड़ा चलन चला है एक, लोगों को सम्मानित करना है। ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में नाम कमाया है, तो उनको सम्मानित करना है। तो सर आपको हम एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं और आपको आना है, उनको आवाज़ देना। अच्छा, ये मेरे साथ पिछले 10-12 साल से कुछ ज़्यादा हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं, पता नहीं आप लोगों ने वो फिल्म देखी कि नहीं, मेरी वेलकम, और इसके पहले भी हमें रहे प्यार के, और मृत्युदाता, और गदर 2। खास करके वेलकम के बाद जो मेरी फ़र्स्ट वेलकम आई थी, मेरा ख्याल है कुछ 10-12 साल हो गए हैं उसको, तब से लेकर के मुझे ज़्यादा फ़ोन आने लगे थे कि सर ये यहाँ पर आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं, हम आपको, ये बच्चों का स्कूल में कुछ फंक्शन है, वहाँ पर आपको आना है, बच्चों को गिफ्ट देना है, अवार्ड्स देना है, सम्मानित करना है लोगों को। तो इस तरह के मुझे, और हम लोग जाते थे, भाई चलो ठीक है, शूटिंग नहीं है, जाएंगे, ये करेंगे, अवार्ड देंगे और पैसा मिल जाएगा। सबसे मेन चीज़ हमारी होती थी। और जो मेरे साथी कलाकार भी जाते रहते थे, हम लोग कई बार ग्रुप में जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि 2 लोग जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता 3 लोग जा रहे हैं, कई बार सिंगल भी होता था, बहुत होता था। तो ये यूज्ड टू हो गया था। कभी हमने, मतलब कभी यहाँ तक हो गया था कि कौन। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूँ कि जैसे कि हम फिल्मों में काम करते हैं, सीरियल्स में काम करते हैं, तो हमें सब लोग जानते हैं। अब सामने वाला जो है, हम उसको उतना शायद नहीं जानते। ये फैक्ट है। अब हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अकेले जाते हैं, हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होते, कोई बाउंसर्स नहीं होते, कोई सिक्योरिटी हमारे साथ नहीं होती, और हम चले जाते हैं क्योंकि हम और चले जा रहे थे, और इतने सालों से हम कर रहे थे, कभी नहीं हुआ। तो ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, तो मुद्दे की बात में आते हैं। ये फ़ोन मुझे आता है अक्टूबर का लास्ट वीक था, और मुझे एक फ़ोन आया, मुश्ताक सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो मैं अच्छा हूँ, कौन बोल रहा है। राहुल सैनी बोल रहा हूँ सर, पहचाना, नोएडा में मिले थे। अब सर मैं हकीकत बता रहा हूँ, और नोएडा में मुझे हाँ कहना पड़ता है, ये हकीकत है। और मैं क्या, मैं सारे लोग ऐसे बोले हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, हाँ यहाँ पहचान। अब इसके अलावा आप क्या बोलेंगे। हाँ बोलिए क्या बात है। सर एक हमारा एक अवार्ड शो है, हमको अवार्ड देना है, लोगों को सम्मानित करना है, उन लोगों को जिन्होंने अपने अपने फील्ड में ऐसा काम है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें आर्मी पर्सन्स भी हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं। तो ऐसे हैं जो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कितने लोगों को करना पड़ेगा। सर ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं सर, कम से 25-30 लोग होंगे हैं, और एक छोटा सा गेट टुगेदर है सर, ये होगा, आपको आना है। मैंने कहा यार देखो, ये बताओ तुम्हारा बजट क्या है। तो उसने बोला कि सर हमारा बजट 50,000 का है। नहीं यार, मैंने कहा ये 50,000 तो कम है। वो मैंने कहा कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। सर 1 लाख रुपए तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा है वैसा, आप कीजिए ना, कर सर प्लीज़। सर आप हार्डली 1 घंटे में आप स्टेज में नहीं रहेंगे, हार्डली 1 घंटे में आपको हम फ्री कर देंगे। अरे यार, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, लेकिन सर, अच्छा मैंने कहा 75,000 कर दें। चल मैं करता हूँ, लेकिन 50 तो 100%। तो उसने, सर ये बात हुई मेरी, और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे नहीं, उसने 4 नवंबर को 25,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए। 25,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, और 8 तारीख को मेरी टिकट हो गई बॉम्बे से दिल्ली।
15:45 मतलब 3:45 की एयर इंडिया की फ़्लाइट भी उसने कर दिया। और उसके बाद उसने जब ये करने के बाद उसने बोला सर आपके पैसे भी आ गए। मैंने कहा हाँ आए तुम्हारे 25,000 रुपये। और बोले आपने टिकट भी मैंने कर दिया। हाँ ठीक है। उसके बाद रिटर्न टिकट भी किया सर उसने नेक्स्ट डे की, मतलब 21 तारीख की 1 बजे की टिकट भी, रिटर्न टिकट भी कर दिया उसने। मैंने कहा ओके ठीक है ओके। फिर सर हम भूल गए, अब चलो ठीक है चलते रहेगा। एंड दैट डे द इलेक्शन था उस दिन 20 तारीख को। फिर मेरे को अचानक याद आया, मैंने कहा यार उस दिन तो इलेक्शन है। फिर मैंने टिकट देखा, मैंने कहा 3:45 बजे की फ़्लाइट है, सुबह वोट दे के आराम से हम जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर उस दिन हमने, और उसके बाद फिर उसका फ़ोन भी आया, सर याद है ना कल आपको आना है। मैंने कहा हाँ यार। मैंने कहा यार इलेक्शन भी है यहाँ पर। बोले सर आपकी टिकट ही 3:45 बजे की, वो टेंशन नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद सर हमने तैयारी की सुबह उठ करके और अपना वोट डालने गए वाइफ के साथ, वोट डाल के आए और कुछ 2:20 से 25 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां जाके पता चला कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट है मतलब कुछ 4:45-5 बजे का टाइम बता रहा था कि अब फ़्लाइट आपकी 1 सवा घंटा लेट हो गई। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार राहुल सैनी नाम बताया था उसने। मैंने कहा राहुल यार ये फ़्लाइट लेट हो गई है और पता नहीं यार ये कब पहुंचेगी, वहाँ 7 साढ़े 7 बज जाएगा, फिर वहाँ से मेरठ जाना है। सर कोई प्रॉब्लम, सही 1.5 से 2 घंटा लगेगा सर आपको। अरे मैंने कहा नहीं यार मैं दिल्ली इतने बार आया हूँ, दिल्ली से निकलने में 1-2 घंटा लग जाता है यार, और फिर वहाँ से मेरठ जाना। मैंने कहा 3 साढ़े 3 घंटे से कम नहीं लगेगा। और फिर वहाँ पहुँचूँगा कब मैं यार, 7-10 साढ़े 10 बज जाएगा शो। तो मेरा ये कहने का था यार वो ये कह दे मुझे कि सर ठीक है फिर बाद में देखते हैं कुछ, लेकिन वो ये कह रहा था कि नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको तो आपका मैं लास्ट में एंट्री रखूँगा, है ना। आप 11 बजे तक भी आएंगे मेरे पास तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आपको, और ज़्यादा नहीं सर, मैं तो आपको मैं कहता हूँ 20-25 मिनट में आपको कुछ लोगों को अवार्ड देने के बाद मैं आपको छोड़ दूँगा, ये कहा उसने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एडवांस भी दिया हुआ है, वहाँ जाके पैसा भी मिल जाएगा और अपने पास रिटर्न भी टिकट है, और अच्छी बात नहीं है आपने किसी से मतलब कमिट किया हुआ कि हाँ मैं शो में आऊँगा, तो चलते हैं। अब सर वहाँ मुझसे एक गलती हो गई कि यार मैंने ये नहीं पूछा कि तू होटल कौन सा किया तूने। अक्सर क्या होता है सर, हम लोग पूछते नहीं हैं, चलो ठीक है यार अच्छा ये होटल देंगे, प्रोग्राम में चले जाएंगे। इस तरह से मेरी फ़्लाइट लैंड हुई वहाँ पर कुछ 7 बजे लैंड हुई। उसके पहले ही उसने मुझे एक नंबर दे दिया था, उसका नाम था मनोज सिंह। उसका नंबर दिया था, सर ये ड्राइवर है जो आपको पिक करेगा, इसका नंबर ये है, जैसे ही आपको लैंड होंगे तो वो आप उसको फ़ोन कर लीजिए या ये वो आपको फ़ोन कर लेगा। जब आप जैसे ही आप लैंड होते हैं वैसे ही आप मुझे उसको फ़ोन कर लीजिए। सर मैं वहाँ पहुँचा कुछ 7 बज गया था, निकलते 7:15 बज गया, 7:30 बज गया था। फिर मैंने उसको कहा कि मैं आ गया हूँ। फिर उसका भी देखा, मैं बात करते मैं बाहर से गेट से निकल रहा हूँ और उसने हाथ हिलाया कि सर मैं यहाँ पर हूँ। फिर मैं गया, एक गाड़ी खड़ी हुई थी। जनरली हम लोग क्या होता है सर, हम सीधा जाते हैं, दरवाज़ा उसने खोला, मैं सीधा जाके बैठ गया, उसने सूटकेस अपना रखा। हम लोग ये भी नहीं देखते सर कि किस कलर की गाड़ी है, उसका नंबर क्या है, कहाँ देखते हैं सर हम। अंदर बैठकर मैं सबसे पहला हमारा सवाल जो होता है, हाँ भैया आपका नाम क्या है? मनोज। अच्छा मनोज ये बताओ यार कितना टाइम लगेगा यार यहाँ से पहुँच। तो उसने बोला सर यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे मेरठ। अच्छा चलो ठीक है ओके। हम बैठ गए सर, गाड़ी स्टार्ट हुई, हम लोग चलना शुरू किया। कुछ देर के बाद, एक आधे घंटे के बाद उसका फ़ोन आता राहुल सैनी का। वो कहता है सर ये बैठ गए ना आप? हाँ आ रहे हैं ना सर? हाँ सर मैं बैठ गया हूँ। क्यों क्या हुआ? मैंने कहा यार देखो यार मैं आऊँगा, लेट हो जाऊँगा और आप ज़्यादा टाइम मत लेना। बोले ठीक है सर आप टेंशन मत। सर एक मैं आपसे बात करना। बोले क्या बात है? बोले ये गाड़ी जो है ना ये आपको जैन सिकंजी स्टॉल तक लेके जाएगी। उस मतलब वहाँ है क्या शो? में नहीं बोले वहाँ तक लेके जाएगी, वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी पिक करेगी। तो मैंने अच्छा वहाँ भी मेरे को कुछ शक नहीं हुआ सर, फ्रैंकली स्पीकिंग होता है कई बार। मैंने कहा क्यों यार ये गाड़ी क्यों नहीं? बोले सर वो गाड़ी वहीं तक हमको मिली है, मैं अपनी गाड़ी भेजने वाला था लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब थी तो वो मैं भेज नहीं पाया, लेकिन अब मेरी गाड़ी ठीक हो गई है तो ये गाड़ी मेरे को वहीं तक मिली। उसने कहा सर मैं इसके आगे नहीं जा पाऊँगा, तो वहीं तक हमने इसको हायर की है, वहाँ से दूसरी गाड़ी आएगी, ऑलरेडी आपके पहुँचने के पहले वो गाड़ी तैयार रहेगी, वो आपको पिक करेगी और मेरा बंदा जो है ना वो आपको ड्राइवर लेकर के आ जाएगा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा। फिर वहाँ से फिर वो पानी वानी का आया पानी, वहाँ से हम लोग सिकंजी स्टॉल में हम पहुँचे, वहाँ से पानी वानी लिए, पानी पिए, वो पानी लेकर आया वो। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर गाड़ी चेंज हुई, मैं वहाँ से उस पर बैठा, उसके बाद जो मेरा सूटकेस उन्होंने वहाँ पे रखा और ये गाड़ी फिर शुरू हुई। तो फिर मैंने नोटिस किया कि ये जो गाड़ी चेंज हुई है ये ड्राइवर वही है जो वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से लेके आ रहा, और बंदा जो बाजू में बैठा था वहाँ से वो भी वही है, लेकिन एक तीसरा बंदा भी आ गया वहाँ पर। अब
शिकंजी से जो हम लोग चले वहाँ से दूसरी गाड़ी चेंज करके। अब ये तीसरा बंदा भी आ गया, गाड़ी चली तो इस बंदे ने मेरे से बात करना शुरू कर दिया। और सर कैसे हैं, कौन सी फिल्म आ रही है, ये है वो फलाना ढेकाना, अरे सर आपकी वो फिल्म देखी, ये देखी, अरे सर वो वेलकम में आपका बहुत, वो गदर में आपका, इस तरह की बात करने लगा। अच्छा सर आपने वोट दिया क्या आज, हाँ भाई इलेक्शन, तो मैंने कहा हाँ 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 हाँ, और सर कौन सी पार्टी हो आप, कौन सी पार्टी, मैंने कहा यार ये सब मत पूछो यार, वो वोट दे दिया, इस तरह की बात। बहुत ज़्यादा मैं इसको इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं अपना वीडियो देखता रहा। अब ये सब चल रहे हैं। फिर मैंने कहा यार और कितना चलोगे भाई, कब, बोले नहीं सर बस हो गया। फिर उसने स्टार्ट कर दिया किसी से बात करने के लिए। अब वो किसी से बात कर रहा है, हाँ नहीं हम लोग यहाँ पहुँचे अभी, हाँ वो पेट्रोल पम्प है ना भारत पेट्रोलियम, हाँ उससे ऊपर हम चढ़ रहे हैं, अब ये ब्रिज आया है, ब्रिज के नीचे हम लोग उतर रहे हैं और बस। तो मुझे क्या लगा ये राहुल सैनी से बात कर रहा है कि हम यहाँ तक इतनी देर में पहुँच जाएंगे, और वो उसको, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका चलो ठीक है बात कर रहे हैं। सर वो ख़त्म ही नहीं हो रहा रास्ता, ख़त्म। मैंने कहा यार ये मेरी समझ में आया, तो मेरे को तो उसने बोला था 2-2.5 घंटे में आ जाएगा, ये तो मैंने कहा ऑलरेडी 3-3.5 घंटे बज, क्योंकि सर हम 2.5-3 घंटे में तो उसमें वहाँ पहुँचे थे जैन शिकंजी में, और वहाँ से निकल के फिर हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा और हो चुका था। मतलब मैं समझता हूँ वहाँ तब तक 11-11:30 बज गया था सर। अब ये चलते रहे और फिर वो फ़ोन पे बात कर रहा, हाँ ठीक है पहुँच रहे हैं, हाँ ठीक है हम लोग पहुँच रहे हैं, बस 2 मिनट पहुँचे। और सर गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकी, जैसी गाड़ी रुकी था एक राइट से लेफ्ट से 2 आदमी ठाक से आए, और ये गन। आई वाज शॉक्ड, क्या भाई क्या हुआ, चुप, आवाज़ नहीं निकालना नहीं तो चल जाएगी। अरे मैंने कहा क्या मजाक, मुझे लग रहा है मजाक हो रहा है, मुझे लगा क्या कर रहे हैं। अब देखिए साहब, वो जो बीच वाली सीट जहाँ मैं बैठा था ऑलरेडी एक आदमी बैठा था, अब इधर से एक आदमी और आ गया, इधर आदमी 2 आदमी, अब यहाँ 4 हो गए, 4 के बीच में हम 2 हैं अंदर। अब वो मैंने कहा यार ये क्या कर, चुप, पहले को चलो गाड़ी चलने लगी। गाड़ी जब थोड़ी देर चली ना, तो वो जो बंदा था जो शिकंजी से मेरे साथ बैठा हुआ था, बोलता 1 मिनट रुक, वो उसको उन्होंने निकलने दिया और मेरे को दबोच लिया, तो वो बंदा उतर गया। अब हम लोग जो है, मैं बीच में हूँ और इधर ये है, इधर ये है, सामने वही ड्राइवर जो वहाँ से दिल्ली से लेके आया था, सिर्फ गाड़ी चेंज किया, और वो आदमी। इस तरह से हम लोग वहाँ से चले। वहाँ से चलने के बाद सर उन्होंने बिल्कुल चलते रहे, और कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे डाल दिया और बोले तुम सो जाओ यहाँ पर, बिल्कुल सो जाओ, नीचे हो जाओ, कुछ मत करो। मैंने कहा बस बात नहीं करो बस। उसके बाद ही स्टार्टेड, लाउड म्यूज़िक चालू हो गया उनका। और आई रिमेंबर वो जो फिल्म स्त्री 2 का जो गाना है, समझे ना, आज की रात हुस्न का मज़ा लीजिए, वो वाला चालू ठाक उन्होंने फुल साउंड पे उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने के साउंड चलते रहे, और कुछ देर के बाद मेरे को ऐसा लगा कि गाड़ी जो है वो हाईवे पे नहीं चल रही है, बल्कि एक कच्चे रास्ते पे चल रही है। ये चलते और मैं सोच रहा था यार जहाँ भी जाना है, जहाँ भी तुम्हारा ठिकाना है, वो जल्दी आ जाए ताकि मुझे पता तो चले, ये चादर तो हटे मेरे, समझे ना। तो ये था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, साउंड ये उनसे। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी फार्म हाउस में आ गया हूँ या किसी जंगल में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। एंड ये समझ लीजिए कि वो 12 बज चुका है तब तक, 12-12:30 बज चुका था तब तक। और फिर मुझे वहाँ से उतारा गया, उतार के वैसे मुझे लाया गया और अंदर ठेला गया, और मुझे ऐसा धक्का मारा हूँ उन्होंने, चल अंदर, तो मेरे पैर में चोट भी आई। तो मैंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है, कौन है, क्या, सीढ़ी चढ़। फिर उन्होंने मुझे सीढ़ियों से चढ़ाया, और अच्छी तरह मुझे याद है कि कुछ 2nd फ्लोर, इट वाज 2nd फ्लोर 100%, वो लेकर गया, और दरवाज़ा खोला गया, दरवाजे के अंदर मुझे डाला गया, दरवाज़ा बंद किया गया। फिर चादर हटाया तो मैंने देखा एक 10 बाई 10 का रूम था जो चारों तरफ से बंद था, और मेरे सामने कम से कम 6 बंदे थे। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले चाहना क्या है, बस पैसा चाहिए, 1 करोड़ की डिमांड कर दी। मैंने कहा यार 1 करोड़, मैंने कहा आप ऐसी मेरी बिल्कुल यही हालत थी। मैंने कहा मैं समझ तो गया था उनको पैसे, 1 करोड़, मैंने कहा 1 करोड़ तो हकीकत बता रहा हूँ, 1 करोड़ तो मैंने देखा भी नहीं है। अरे तू देखा यार, वो गालियाँ दियाँ उसने जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। ऐसे यकीन मानो यार, 1 करोड़ की तुम बात करते हो, कहाँ है? अभी झूठ मत बोले, तो 40 साल से फिल्मों में काम कर रहा है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ कम तक काम कर रहा है। तू बोलता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, हैं? और अभी तेरी वो गदर हिउडी 500 करोड़ उसने कमाए हैं,
तो तेरे को 5 करोड़ तो दिए होंगे। अब मैं उनको क्या बोलूँ यार कि 5 करोड़। उनको ये लगता था कि वो सब जो पैसा आता है वो सब आपस में बांट देते हैं वो। मैंने कहा ऐसा नहीं है भैया, हम लोगों का जो कीमत, हमारी जो प्राइस तय होती है फिल्म शुरू होने से पहले, जो एग्रीमेंट हो, उतना ही पैसा मिलता है हमको, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। झूठ मत बोल, ये वो सब। फिर उन्होंने सर वो फ़ोन तो मेरा छीन ही लिया था उन्होंने, पहले वहीं गाड़ी में छीन लिया। सबसे पहले तो उन्होंने फ़ोन ही छीन लिया था मेरा, और उसके बाद पूरा चेक किया कि कहीं कुछ है कि नहीं है कि नहीं, वो सब देख लिया था, कुछ था नहीं। आधार कार्ड था यहाँ पे, कुछ पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये, वो भी सब ले लिए उन्होंने, समझे ना। और मेरा चश्मा भी वहाँ रह गया, ये सब कुछ, मेरा सूटकेस भी। तो अब वहाँ पर उन्होंने कहा एटीएम कहाँ एटीएम, मैंने कहा नहीं है भाई, देख देख सूटकेस ला इसका। फिर उन्होंने सूटकेस लेके आया मेरा, सूटकेस खोला, उसको खोल के दिया मैंने, सूटकेस देख लो। सूटकेस को पूरा छान मारा, कुछ नहीं उसमें, समझे, कपड़े थे बस और कुछ नहीं थे। हमने कहा हमारे पास पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ही रख लेते हैं, अदरवाइज़ जो भी हमको पेमेंट करना होता है, कहीं चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो आजकल तो वो जी पे हो जाता है सब, तो वो फ़ोन पे था सब कुछ। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले तो बोला इसका पिन क्या है, मुझे पिन बताना पड़ा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात और सबसे मतलब ख़तरनाक बात क्या होती है कि आप जब किडनैप हो जाते हैं तो पहली बार मुझे लगा कि आप गुलाम हो जाते हैं, आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आप वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगी आपको। तो भैया बता दो, और आप गलत नहीं बता सकते। आप अगर पिन गलत बताएंगे तो खुलेगा नहीं वो, इसका मतलब कि झूठ बोल रहे तो। ले भैया पिन ये है, ये पैटर्न है, कोड क्या है वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो वो पूरा देख लेते हैं, उनकी समझ में आता है। अब ये हो गया कि अब पैसे कैसे आएंगे। मैंने 1 करोड़ तो कहाँ से आ जाएंगे, मेरे देख लो अब है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से लाऊंगा भाई। तो बैंक में कितने पैसे थे जब उन्होंने देखा? अब मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली हम बहुत कम पैसे रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक मुझे पेमेंट करना था। एक मेरी बेटी के लिए हमने एक मकान लिया था, जिसके लिए हमको भुगतान के लिए हमने उसको हैवी डिपॉजिट में दिया था, तो उसके लिए एक बैंक में मेरा थोड़ा ज़्यादा पैसा रखा हुआ था। 19 लाख का मेरा उनको पेमेंट करना था, तो वो पेमेंट मैंने बचा के रखा था। तो वो एक था बैंक ऑफ बड़ौदा में, समझे ना। और बाकी मेरे एक बैंक थे, ICICI बैंक था, एक SBI था। एक तो मेरे बेटे ने क्या किया गलती, उसको मैंने हमेशा बोलता था कि यार तुम्हारा जो बैंक का अकाउंट है उसका रजिस्टर्ड नंबर मेरा है, तो तुम कर लो, सारे मैसेज मुझे आते हैं, मुझे तुमको बताने पड़ते हैं। तो उसने किया नहीं था वो, समझे। तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसा हुआ, समझे ना। अब ये हुआ सर कि अब उन्होंने एंड दे स्टार्टेड, ले दारू ला, उनकी दारू शुरू हो गई और शराब पीना उन्होंने शुरू कर दिया। और शराब पीते रहे, हुआ कुछ खाएगा कि, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। मैंने फिर वो अपनी गोली खाई थी और बोले तू खाओ, चलो इसको दो इसको। तो उनका मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा नहीं मेरी बीवी ने मुझे टिफ़िन दिया, वो खाऊँ। कहाँ टिफ़िन, कहाँ है? तो ये मेरे पास छोटा बैग था, वो उसमें से फिर मैंने वो निकाला और टिफ़िन निकाल करके मैंने अपना थोड़ा सा जो खाया। खैर मैं तो खाया नहीं गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं एक ऐसा कौर लेता, एक निवाला लेता था और पानी पीता था मैं। एनीवे, इस तरह उनका दौर चलता रहा और वो शराब पीते रहे। टाइम बीतता गया और वो ट्राई कर रहे थे कि पैसा कैसे आएगा। वो एक आदमी जो था, जो थोड़ा बहुत जानकार था इसका, बाकी लोग तो सब मुझे ऐसे ही लग रहे थे। एक था, बोले यार तेरा पैसा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसा तो निकलेगा। उनका ये था कि कैसे पैसे आए जो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र ना हो, कहीं कैसे किसके कैसे क्या करे, तू कैश कर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा एक काम कर इसका, तू सुबह तू अपनी बीवी को बोलेगा कि मैं यहाँ पर अब शो करने आया था, एक मेरे को प्रोड्यूसर मिल गया है और वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बड़ी फिल्म बना है, बहुत अच्छा रोल दिया है और मेरे को पैसा भी अच्छा देगा, लेकिन अभी वो तो क्राइसिस में उसका पैसा फंस गया है कहीं पर। तो उसको ऐसा करो, तुम मेरा चेक बुक निकालो, उसमें तुम अपना साइन कर लो। और तो दूसरा बोलता है भाई साइन करेगा तो कैसे? बोले नहीं, ये इसकी बीवी वो चेक लेकर के मैनेजर के पास जाएगी और ये लोग जितने भी कलाकार हैं ना, सब बैंक वाले इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी बात मानेंगे। तो बैंक वाले को, तो ये मैनेजर को बोलेगा ये मेरे साइन है, आप पैसा दे दो निकाल के। तो उनका ये प्लान था कि सुबह उठकर, बोले अभी कर नहीं सकते क्योंकि रात के 12, साढ़े 12, 1 बज गया था तब तक। तो उनका ये था कि हाँ चलो ठीक है, अभी ये काम करते हैं, सुबह ये करेगा वो करेगा, मेरे को कैश चाहिए। तो मैंने बिल्कुल ये भी बोला, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको बहुत कोशिश की। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो मेरा फ़ैन भी है, जो गाज़ियाबाद में रहता है, गाज़ियाबाद वहाँ से हार्डली 2-2.5 घंटे, 130 किलोमीटर है वहाँ से। तो मैंने उनको ये बोला, क्योंकि मेरा उस वक्त ये था कि यार मेरे पास जो भी पैसा हो, अगर 5 लाख 10 लाख भी होता ना, तो मैं उसको बोलता कि चलो ये 10 लाख ले लो, मुझे छोड़ दो, समझे। तो लेकिन वो उतना तो था नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा यार एक काम करो, मैं आपको कैश दे दूं थोड़ा, तो छोड़ दोगे क्या मुझे? कैश कितना देगा? तो बोलता है कि कैश। मैंने कहा यार कैश, अब वो एक दोस्त से आप कितना बोल सकते हो,
मैंने कहा यार 2-3 लाख, 2-3 लाख साले तेरे लिए, तुझे यहाँ तक लाने के लिए हमने 4 लाख रुपए खर्च किए। अरे मैंने कहा क्या मतलब? बोले तुझे लाने के लिए जिस आदमी को हमने पैसा दिया है, तेरा तेरा 25,000 रुपये वो दिया, तेरा टिकट आने जाने का किया, और जो हायर किया हमने गाड़ियाँ और ये वो फलान निकाला, और बंदे को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए दिया, तो तेरे पीछे तो हमारा खर्चा हो गया 4 लाख रुपए का, और तू हमको 2 लाख दे रहा है, 3 लाख। अरे यार मैंने कहा और क्या, और कितना दे सकता है? मैंने कहा यार वो दोस्त है। वो कौन है दोस्त? मैंने कहा सिकंदर कुरैशी नाम है उसका, फ्रूट्स की दुकान है उसकी, बहुत फ्रूट्स की दुकान है, जूस पीने वाला भी तेरे को 5 लाख दे देगा, कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं वो देगा, करेगा, इंतजाम करेगा। तो उनका ये भी था। मैंने कहा लेकिन अभी तो 12:30 1 बज रहा है, अभी थोड़ी मैं बोलूँगा, सुबह ही बोल सकता हूँ। तो कुल मिला करके ये हुआ कि चलो भैया अभी ये सुबह ही इसके साथ होगा। तो वो जो 5-6 लोग थे ना, वो शराब पी रहे हैं, और आई थिंक इट वाज 1:32 समथिंग, ऐसा तो कुछ था, क्योंकि घड़ी मेरे हाथ में बंदी थी। बोले चलो इसको सुला दो यार, इसको सुला दो। मुझे बोलते तकिया दो इसको। अबे तकिया दे, तो कुशन पड़े हुए थे, उसको कुशन नहीं, बड़ा तकिया दो उसको, एक बढ़िया तक बड़ा। मैंने कहा नहीं ठीक नहीं तकिया दो। उसके बाद बोले इसको कंबल ला के दो। उसने कंबल ला के दिया, उड़ा दिया मुझे, और मैं भी ऐसा एक कोने में। अब ये समझ लीजिए कि उस 10x10 में एक डबल बेड था जिसमें 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। अब मैं एक कोने में ऐसा पड़ा हुआ हूँ, और चादर भी उसने डाल दिया है, और इस तरह से मैं, और मुझे बार बार बोलते थे पानी पी। मैं जानबूझ के नहीं पीता था। मैंने कहा पता नहीं पानी में क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा पी लो, ऐसा मैं झूठ ऐसा पानी पीता था। एनीवे, अब उनकी शराब शुरू है, पहले से शुरू थे। और जब बच्चे बात कर रहे हैं, क्या करेंगे, उनकी प्लानिंग चल रही है, मैं सब सुन रहा हूँ, और पढ़ा हुआ हूँ ऐसे। फिर देन उन्होंने क्या किया, 4 लोग जो हैं मेरा ख्याल है, हाँ 4 या 5 लोग जो थे, चल बे हम लोग, तो दारू काफ़ी नशा हो गया था उन लोगों का। जो बीच में दोनों का झगड़ा भी हुआ, सॉरी, उन दोनों में से किसी जो मेन थे ना, उनका जो झगड़ा, तू ऐसा कर वैसा कर, बीच में तो यहाँ तक भी हो गया था कि चल छोड़ इनको, जाने दे, पैसा वैसा मुश्किल है। उनको ऐसा लगने था पैसा शायद इससे ना मिल पाए हमको। उन्होंने कहा यार ये होगा, पता नहीं क्या होगा, ये जो कैश बोल रहा है गाजियाबाद से, वहाँ भी कैसे होगा, कैसे करेगा ये, वो सब उनकी बातें चल रही थी। अबे नहीं बे यार, ऐसा हो जाएगा वैसा, अरे यार वो आ गया, उसने ऐसा बता दिया। तो उनको ये भी डर लग रहा था कि कैसा करें। दूसरा ये भी था कि यार बैंक से जो बोल रहा है तू चेक का, वो पॉसिबल नहीं है यार, कैसे होगा, कैसे उसकी बीवी मान लेगी। अच्छा, इस तरह की उनकी वो चल रही थी, और मैं सुन रहा हूँ चुपचाप सुन रहा हूँ। अबे चुप ना, अबे चुप। तो इस तरह से उन लोगों का जो है स्ट्रगल हुआ बहुत ज़्यादा, है ना, आपस में उनका, और वो एक दूसरे को मारने भी लगे थे वो दोनों, मैंने देखा, समझे। तो मैं इसका मुड़ गया, मैं घबरा गया। बोले तू चल, हम लोगों का चलते रहता है ये, ऐसा मत समझना कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये वो सब। चलो ठीक है। फिर मैं अपना सुबह सो गया। फिर वो पीते रहे। फिर कुछ 3:30-4 बज गया था। वो जो 4-5 लोग थे, वो जो हैं चले गए, बोले हम जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग नीचे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सोने की जगह नहीं थी। 2 लोग रह गए। एक जो मुझे लगता था कि उनका बॉस जैसा था, जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, और एक और उसके साथ था, वो रह गए। उसके बाद वो दोनों पी रहे हैं, आपस में उनकी बात चल रही है। मैंने इतना सुना है, लास्ट में उसने बोला सुन, ताला मार दे। बोले हाँ भैया मार दूंगा, टेंशन लो। और वो उठा, उसने वो उसी रूम की ऐसी चिटकिनी जो थी उसको ऐसे चढ़ा दी। वो लोग जाने के बाद ऐसे सीढ़ी मैंने देख रहा हूँ ऐसा पुल से, वो चिटकिनी उसने ऐसा चढ़ा दी। उसके बाद फिर आकर के फिर पीने लगा। तो मैंने देखा कि वो बाहर नहीं गया है। मुझे क्या लग रहा था, इसको बोल रहा है कि ताला मार दे, मतलब या तो बाहर जाके रूम से बाहर ताला मार, अंदर तो मारेगा नहीं, उसमें नहीं था, वो लैच नहीं था वहाँ पर। तो वो आकर के फिर पीने लगा। ये चलता रहा सर, और ये टाइम जा रहा है, और मुझे मालूम है कि मैं किसी जंगल में या किसी फार्म हाउस में हूँ। मेरा क्या होगा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह बस मदद। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मेरी जो हालत थी, जो मेरी कैफियत थी, मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं इतना डरा हुआ, दहशत में था कि मैंने कहा मेरी जान जाएगी, पता नहीं शायद पैसे लेके भी ना छोड़ें। फिर मेरे को सारी चीज़ें वो याद आ रही हैं कि पैसा लेते हैं, फिर भी मार डालते हैं कि कहीं ये जाएगा तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा, ये है वो फलान ढिकाना। तो बहुत डरा हुआ था, बहुत दहशत में था मैं, और बस अपने अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को याद कर रहा था। 4:30, 5, 5:30, 5:45 बजे अजान की आवाज़ आ रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह।
तो मस्जिद है यार, पास में मस्जिद है, एंड उस अजान ने उस पता नहीं मेरे को एक ताकत मिली, और तब तक इनके खर्राटे शुरू हो गए, दोनों के खर्राटे लिटरली पूरे सो रहे हैं, ऐसा पड़े, खूब शराब पी ली थी, पता नहीं कहां से हिम्मत आई, पता नहीं, बस उठा मैं, निकलो यहां से, जो होगा देखा जाए। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं, 2 यहाँ हैं और नीचे 4 या 5 लोग जो भी हैं, 6-7 थे जो, और गन है, सब चीज़ें उनके हथियार से थे। नीचे उतरा, उठा, जूते पहनने की कोशिश की, फिर नहीं पहना, सूटकेस मेरा ऐसा रखा होता खुला हुआ सब, सूटकेस की तरफ मैंने कहा नहीं, अचानक क्या लाया, अगर मैं सूटकेस लेके जाता हूँ, 2nd फ्लोर में हूँ, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था, बहुत हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, तो मैंने सूटकेस छोड़ दिया, उनका सूटकेस ले जाऊँगा फंस जाऊँगा, लालच नहीं करना है, तो मैं वैसे छोड़ दिया सूटकेस को, और जूते उठाए और धीरे धीरे जा कर के पहले सिटकिनी को खोला, उसकी आवाज़ भी आ रही थी खोलते हुए, फिर मैं वहाँ देखता था सो रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे ऐसा करते करते उनको देख रहा हूँ, सिटकिनी खोल रहा हूँ, धीरे धीरे उसको नीचे लाया, वो आ गई नीचे। अब दूसरा एक नीचे बीच में हैंडल है, उसको हैंडल को ऐसे नीचे करना है तो दरवाज़ा, वो मेरे को था कि मैंने कहा साला बाहर से बंद ना हो कि तो 4 लोग गए, बट थैंक गॉड, अल्लाह का करम, वो खुला था और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला, मैं बाहर आया, हाथ में जूते हैं, अब वो जो पैसेज का लाइट है वो अंदर बेड पे जा रहा है, जिसका मुझे डर लग रहा है कि साले फिर नींद ना खुल जाए, फिर मैं चाह रहा हूँ कि दरवाजे को खींच के मैं पूरी तरह बंद कर दूँ, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है उस वक्त पता नहीं क्या माइंड काम कर रहा था, अगर मैं खींचूंगा तो आवाज़ आएगी, उसको दरवाजे को मैंने वैसे छोड़ता हूँ, और नीचे फिर 2nd फ्लोर से अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे 1st फ्लोर में आया, देखा दरवाज़ा बंद है, कहीं कोई नहीं है, फिर नीचे आया, नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर में देख रहा हूँ, कोई नहीं, सन्नाटा, सामने देखा लोहे का गेट है, लेकिन दीवार बहुत ऊंची है जी, गेट के ऊपर भी कम से कम 5-6 फीट की दूरी है। अब मेरा ये टेंशन है कि मैं देख रहा हूँ कि लैच लगा हुआ है, लैच है, लेकिन लैच में ताला नहीं है, और एक दूसरा उसके नीचे एक और ताला है, वो वाला ताला है जो आप देखते हैं गोदरेज का जो ताला होता है ऑटोमेटिक जो होता है, सरकता है, उसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, फिर वो ऐसा होता है, फिर हम खोलते हैं, वो वाला जो वो लॉक था, वो जो आप अगर दरवाजा आप बाहर जा रहे हैं तो आप खींचेंगे तो वो लॉक हो जाएगा, आप बाहर से आप नहीं खोल सकते जब तक आप चाबी ना हो, लेकिन आप अंदर से हैं तो खोल सकते हैं, वो वाला। तो पहले मैंने लैच खोला, उसके बाद उसको ऐसा किया, खुल गया, और जब ऐसा खींचा तो एकदम खुल गया, अरे मैंने कहा, और सब फट से मैं बाहर निकला, अब बाहर निकला, and I saw and I was shocked, oh no, this is not जंगल, this is not farm house, ये तो पूरी बस्ती है, यहाँ से लेके वहाँ तक घर, इधर से लेके वहाँ तक घर। और जब मैं बाहर निकला तो सामने एक आदमी अपने बच्चे के साथ, कोई उसकी गाड़ी थी, कोई जीप थी या क्या था, उसमें सामान डाल रहा था, तो उसने मुझे ऐसा देखा, तो मैं संभला थोड़ा, और मैंने कहा भाई साहब मस्जिद, हाँ उधर, उसने इशारा किया, वहाँ से मैं चलने लगा, मैं दौड़ तेज़ कदम से चलना शुरू किया, उनको भागो नहीं तो अगर कोई लोग खुल गए, जाग गए तो मेरी हालत। इस तरह से मैं फिर मस्जिद पे पहुँचा, मस्जिद में वज़ू किया मैंने, और जाके मस्जिद में बैठ गया। लोग आना शुरू हुए, फिर एक ने मुझे देखा, पहचाना, एक दाढ़ी वाले थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे आप तो, मैंने कहा जी मैं वही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया, उनको बताया मैं, ओह अच्छा, कोई बात, नमाज़ पढ़ो, घबराओ मत। मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ, और जैसी नमाज़ खत्म उन्होंने मेरे को कंधे से पकड़ा और अपने घर लेके गए, और उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझे अपना वो कपड़ा भी दिया कि तुम ये ढाक लो, कोई देख ना पाए तुम, लिटरली उन्होंने मेरे को ऐसा कवर कर दिया। और फिर वहाँ से हम मस्जिद से, मैंने कहा मैं आपके घर नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको भी तकलीफ हो जाएगी, नहीं बोली। फिर उन्होंने वहाँ से मेरे का कुछ खाने पीने का, नाश्ते वास्ते का थोड़ा इंतज़ाम किया बाहरी करके। फिर मैंने सबसे पहला काम किया अपनी बीवी को, एंड लकीली आई वॉज रिमेम्बरिंग माई नंबर कि भैया
मेरी बीवी का नंबर मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जनरली हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, अब हमने सेव कर लिया वाइफ, सेव कर लिया डॉटर, सेव कर लिया सन, लेकिन हमको उनके नंबर याद नहीं होते। बट लकीली मेरी वाइफ का नंबर मुझे याद था। अगर मेरे और उसके अलावा मुझे किसी का नंबर याद नहीं था, अदरवाइज मैं क्या करता, कैसे किसी को बताता। फिर मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी वाइफ ने फ़ोन ही नहीं उठाया उनके नंबर से। बोले पता नहीं कौन, वो भी सुबह 6:30-7 बजे, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा, 3-4। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को जो है ना, मैं वॉइस मैसेज दिया। फिर मैंने 3-4 फ़ोन करता रहा। फिर उसने उठाया फ़ोन, बोले कौन है, क्या है। फिर मैंने उसको बताया मैं हूँ मुश्ताक खान भाई, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो बिलीव ही नहीं करता है कोई। फिर मेरे बेटे को दिया उन्होंने, फिर ये सारी चीज़ें हुई। और तब जा कर के मैंने कहा सबसे पहले तुम ये काम करो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा अकाउंट उसको फ्रीज़ कर दो, फ़ोन वहीं उनके पास है, क्योंकि अभी तक वो सो रहे हैं तो शायद कुछ हो जाए। फिर फ्रीज़ वो लोग गए दोनों, मेरी वाइफ गई और बैंक मैनेजर से मिली और फ्रीज़ करवा दी। लेकिन मैं एक ICICI बैंक में जो मेरा था वो मैं दिमाग में नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये जो SBI का जो मेरा अकाउंट था, जिसमें मेरे बेटे ने अपना मेरा नंबर दे दिया था, और वो भी शायद बहुत ज़्यादा उसको ट्रांजेक्शन उसके नहीं हो रहे थे, बस वो 2 बैंक का हम लोग नहीं कर पाए, समझे ना। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे फैमिली मेम्बर हैं जो मिस्टर सिकंदर कुरैशी गाज़ियाबाद रहते हैं, मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम उनका भी नंबर देखो तुम्हारे पास है ना। हाँ बोले उनका तो उसके पास तो उसकी वाइफ का भी था, उनका भी था, वो भी नहीं उठा रहे थे सुबह। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी फिर वही वैसे ही किया मेरी वाइफ ने, और मुझे नंबर दी। तो फिर मैंने इनके नंबर से फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा हो गया है। एंड वो आदमी उसी वक्त गाड़ी लेके निकल पड़ा गाज़ियाबाद से, और तो उसने मुझे बोला भी रिपोर्ट। मैंने कहा भाई मैं प्लीज़ मुझे इस वक्त मुंबई छोड़ दो यार, आप, मैं नहीं जा सकता। और वहाँ गाज़ियाबाद आकर के उसने देखा मेरी हालत, तो बोले नहीं सर आप अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है वो। उसने मेरे अपने घर पे रखा, बोले सर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप यहाँ रहिए, खाना वाना खाइए, मैं धलमा जी को फ़ोन कर देता हूँ, भाभी जी को फ़ोन कर देता हूँ, ये वो सब उसने अपने पास ही रखा सर। और उसने ही मुझे सारा कुछ किया। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं ये उसी का फ़ोन है। उस सिम का, मेरा सिम उसने चेंज करवाया गैलरी में जा कर के वोडाफ़ोन की, और उसके बाद मेरा चश्मा बनवाया उसने नया वहीं पर, और पैसे वैसे दिए और खाना वाना खिलाया जी, ये सब किया। और बोले सर देख लो आप। मैंने कहा नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ। इस तरह मैं वहाँ पर रह कर के एक दिन, दूसरे दिन मैं वहाँ से फिर दिल्ली आया छोड़ने के लिए मुझे वो, और दिल्ली से मैं यहाँ पर आया। अब ये हो गया कि मैं चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ चाहती थी कि, मैं चाहता था कि 2-3 दिन के बाद संभल जाऊँगा तो मैं वहाँ, यहाँ सबसे पहले तो हाँ किसी ने मुझे कहा कि आप मुंबई जा कर के आप रिपोर्ट कर देना। लेकिन हमें जब पुलिस स्टेशन गया ना, तो मुंबई वालों ने बोला कि भाई यहाँ आप रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप बेटर ये है कि आप वहीं जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका केस जो है या तो दिल्ली पुलिस या मेरठ पुलिस या बिजनौर पुलिस, जहाँ आपको रखा गया था, यही सवाल ये बनता है, जब आप पहली बार उस शख्स से मिले जिन्होंने आपकी हेल्प की, उस वक्त जब आप मस्जिद में गए तो बहुत संख्या में लोग रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नहीं, हाँ बोलिए। सुबह का जो डेली रूटीन होती है जिनकी, वो नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। तो जब आपको वहाँ पर सबसे मिले होंगे, एक ही इंसान से नहीं मिले होंगे? नहीं, मैं सिर्फ 2 लोगों से मिला। तो जब आप इतने कंफर्टेबल हो गए, जब उनके घर पे गए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक मुझे अपनी आवाज़ पहुँचानी जी चाहिए? बिल्कुल। मैं इतना डरा हुआ था, ऐसी दहशत में था, जो मेरी सिचुएशन फिजिकली एंड मेंटली आप बिलीव नहीं करेंगी। और मुझसे ज़्यादा वो शख्स डरे हुए थे जो इन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, जो मुझे मिले थे वहाँ पर। उन्होंने मालूम है क्या बोला, आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए। जो आदमी मेरा चेहरा ढक रहा है, छुपा रहा है कि देख ना ले, वो कैसे बोलेगा। वो चाहते थे कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाएं। और आप बिलीव कीजिए, उन्होंने मुझे ना ला करके घर से एक जीन्स, उनके बेटे का जीन्स ला के दिया, शर्ट ला के दी, एक जैकेट ला के दी, समझे ना। और मुझे ये वो जो होता है ना ठंड में जो पहनते पूरा यहाँ तक डर जाता वो, और मास्क ला के दिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। उनका ये था कि ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, गिरोह हैं, और इस तरह की वारदात होती रहती है यहाँ पर, मर्डर कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, ये वो सारी चीज़ें थी। तो एक तो मैं खुद डरा हुआ, और जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मैं और भी डर गया। मुझे उस वक्त सिर्फ ये था कि मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल नहीं, या तो हो सकता शायद
शायद मैं इतनी मेरे में वो होती या ताकत होती या फिर मैं इतना डरा हुआ नहीं होता या मेरा भी माइंड उस तरह का होता कि यार देख लेंगे कुछ होगा, तो शायद मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाता। सर एक ये भी था कि उन्होंने आपसे 2,20,000 रुपए की वसूली भी की थी। हाँ। तो क्या वो राशि आपको वापस मिली है? पुलिस ने जैसे कि नहीं, जो अपराधी है उन्हें पकड़ भी लिया है। हाँ। उनके पास एक पिस्तौल और 10,000 रुपए जी भी बरामद किए नहीं, गए। उन्होंने 1,00,000, उन्होंने बताया कि 1,04,000 उन्होंने बरामद भी किए हैं, लेकिन अब वो अपना उनका वैसे तो मुझे देंगे नहीं, वो तो पूरा वो वहाँ जाएगा पैसा, उसके बाद शायद वो बाद में हम अगर उनको कर रहे हैं अपनी अपील करें तो हो सकता है शायद हो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब मेरा फ़ोन तो उनके पास था, जैसे कि मैंने ये जो अकाउंट मैंने फ्रीज़ कर दिया था तो वो तो नहीं निकल सकता था ना वहाँ से पैसे, लेकिन उन्होंने अब एक उनको कोई जानकार मिल गया होगा जो कि उन्होंने बिना उसके भी उन्होंने पैसे निकाल लिए मेरे 21 तारीख को। ये बता रहा हूँ आपको, 21, 22, 23। ये क्या होता है, गैलरी में हम लोग गए थे, जब मेरे को जैसा आपको भी मालूम होगा, जब सिम मुझे दिया उन्होंने तो उन्होंने कहा साहब आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है ये सारी चीज़ें, जो सिस्टम जो है वो 24 घंटे के बाद आपका वो एक्टिव होगा। उस चक्कर में उन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसे उसमें से निकालते रहे वो लोग, यहाँ तक कि 20 रुपये से स्टार्ट किया उन्होंने। 20 रुपये, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे करके उन्होंने मेरे ICICI बैंक से 1,24,000 रुपये निकाले और मेरे बेटे के अकाउंट से 1,06,000 ऐसा कुछ गया, सब मिला करके। जहाँ तक हमने देखा है, चाहे फिल्मों में हो या टीवी शोज में हो, अगर कहीं भी वारदात होती है तो आप किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अगर FIR दर्ज कराते हैं तो वो FIR दर्ज होती है और उसकी जांच और पड़ताल भी होती है कहीं ना कहीं। जब वो लोगों ने उनको पकड़े गए होंगे तो आपकी चीज़ें भी वहाँ से बरामद की गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ के पुलिस को वहाँ जाकर ये चीज़ों की जानकारी, मतलब मैं तो गया, ये आज आपके साथ हुआ है, आपके बाद भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ ऐसे मिसयूजेस होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ तो उठानी चाहिए। देखिए हर तरह के लोग होते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हो गया था जब यहाँ पर आया मैं, और मैं अपनी तरह से मैं अपने आप को मैंने संभाल लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं अब मुझे जाना चाहिए। मेरी वाइफ ने क्लियर कट मुझे बोली, देखिए क्या होता है ना, ये जो औरतें होती हैं आप समझ सकती हैं उस चीज़ को, आप शायद डिफरेंट और हो सकती हैं, ये डिफरेंट हो सकती हैं। मेरी वाइफ ने क्या सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम बच के आ गए। एक ही वर्ड था उनका, ये इतनी मेहरबानी है, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता है। और एक पुलिस, जब मैं बॉम्बे पुलिस में गया था ना यहाँ पर ओशीवारे में, जब मैंने बताने की कि चलो यार मेरी रिपोर्ट लिख लो, तो उन्होंने ये बोला कि हम रिपोर्ट आपकी लिख लें, बेटर ये है कि आप लोग वहीं जाएँ या किसी बंदे को भेज दें वहाँ पर जो भी तहरीर लेकर के बयान दे दे। तो उसने मालूम है क्या, उसने बोला यार आपका तो बिल्कुल यकीन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये कि उन्होंने आपको बांधा नहीं, उन्होंने आपको कोई इंजेक्शन नहीं दिया, उन्होंने आपको कोई ऐसी नशे की दवा नहीं पिलाई कि आप भाग ना सके। बट ये फैक्ट है, अब ये मानो तो ठीक है, नहीं तो मत मानो, ये फैक्ट है। अब मैं आपको बताऊं ना बीच बीच में क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। ये बीच में ये कि अरे यार तुम्हारी तो वो फिल्म थी, तुम्हारा वो तुम ये तो पाकिस्तान का कौन सा तुम ये था गदर में वो सनी देओल का दोस्त बंदा तुम ही ना, वही ना, उसको निकालते हैं वहाँ से। अरे साला सब हमको मालूम है, वो वेलकम का तुम्हारा एक टांग नकली है, इस तरह की बात हो रही है। तो मैंने कहा चलो उसी से पटा करके मैं निकल जाऊँ उसको, लेकिन उनका ये था कि नहीं तुम निकलोगे तो उसी वक्त जब हमको हमारा पैसा मिलेगा, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या होता है ना, हम लोग जैसे वाइफ की बात कर लो, या मुझे भी लगता था छोड़ो यार ख़त्म हो गया, मैं बच के आ गया। तो वाइफ का सबसे बड़ा ये था कि भैया ये बच के आ गए हो तुम, बाकी सब भूल जाओ, सीधी सी बात। लेकिन फिर भी मेरा ये था कि नहीं, मैं रिपोर्ट तो करना चाहिए। तो इसलिए मैं मुंबई पुलिस में गया हूँ। उन्होंने मुझे यही सजेस्ट नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। पहली बात तो उन्होंने कहा ये, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक आदमी इतना रिस्क लेकर के आपको किडनैप करता है, अपहरण करता है ना, बहुत बड़ा रिस्क है किसी बंदे को, मतलब आप बंधक बनाना और उसको अपहरण करना उसका, और उसके बाद आपको ऐसे छोड़ देना कि भाई दारू पी के आप पड़े। और ये हकीकत है, इतनी हकीकत है कि मैं आपको कह नहीं सकता ना। ये जो मैंने बताया एक भी मतलब इधर उधर की बात नहीं है, वो तो कोई मतलब ही नहीं करने का। वो तो आज देखो ना कितने दिनों के बाद मैं ये किया। अच्छा, उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो आई वॉज सो लकी कि मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या एक्टर हैं वो, अनुराग आए हैं क्या यहाँ पर? हाँ, अनुराग कुशवाहा हैं ये, जो एक्टर भी हैं और फिल्म इन्होंने इनके सीरियल भी किया था। क्या नाम था? सेलिब्रेशन एक इनका 2 साल पहले मैंने एक सीरियल भी किया था। इनका फ़ोन आता है मुझे। अब जब हमने देखा तो मेरे
एक और दोस्त हैं ये शिवम यादव, ये वहीं उसी तरफ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये एटा के रहने वाले हैं, और मुरादाबाद में आपके कोई रिश्तेदार है ना, सिस्टर रहती है इनकी, तो ये शादी में गए हुए थे। तो इन्होंने कहा सर मैं एक काम करूं क्या, मैं जाता हूं आपकी तरफ से, और एक इन्होंने एक बनाया, समझे, एक ड्राफ्ट बनाया मेरी तरफ से, एक ड्राफ्ट बनाया कि मेरे साथ क्या 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 हुआ, और ये एक प्रार्थी की तरह ये वहाँ पर गए। वहाँ पर गए तो कोई रिस्पांस इतना नहीं मिला खास इनको। मैंने कहा यार छोड़ो, अलग करो, जाने दो, है ना। तो उनको भी लगा होगा यार जिसका हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो तो आया नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे। फिर मेरी शूटिंग आ गई, शूटिंग करने लगा। मैंने कहा यार शूटिंग भी ज़रूरी है यार, तो उसकी वजह से वो बात ऐसे हो गई। लेकिन आई वाज सो लकी, अनुराग कुशवाहा मुझे 8 दिसंबर, है ना, इट वाज 8 दिसंबर, संडे था, इसका फ़ोन मुझे आया, और इसको कुछ नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बोले सर कहाँ हैं आप? मैंने कहा यार मुंबई में हूँ। बोले सर एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताओ बेटा। बोला कि सर मेरे बहुत अच्छे पहचान के हैं, एक दोस्त भी कह सकते हो, जो भी है मेरे बहुत करीबी हैं, IAS हीरालाल जी, IAS हीरालाल, लखनऊ यूपी, जो सिंचाई विभाग में सचिव हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार किस सिलसिले में? बोले नहीं ऐसी बात करना चाहते हैं, वो सब फिल्मी लोगों से मिलने में अच्छा लगता है ऐसा। मैंने कहा चलो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। और मैंने कहा कहाँ ठहरे हैं? तो एक्चुअली क्या था, बिल्कुल मैं ओरिटल होटल है यहाँ पर, अपना सिटी मॉल के सामने एक अंदर गली जाती है, T सीरीज़ के पास में एक होटल है, वहाँ पर वो रुके हुए थे। अरे मैं तो घर के पास है, मेरे को चल ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैंने इसको बोला यार सुन अनुराग, ऐसा है, ऐसे ही है, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि मैं IAS एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी पोस्ट होती है सर, बहुत बड़ा ऑफिसर होता है वो। तो मैंने कहा यार देख ऐसा मेरे साथ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो उस बोला अच्छा सर आइए, आप आइए। तब तक इसने हीरालाल जी को मेरे को बता दिया। ये हीरालाल जी, ये इन्होंने बुक लिखी है डायनामिक DM, ये बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। इनसे मेरी मुलाकात हुई होटल में, और इन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करी। बोला ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या? और मैंने जो आपको बताया वो बताया। अच्छा। मैंने कहा सर मेरा एक आदमी बंदा गया भी था। बोले नहीं यार ऐसा नहीं होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक फ़ोन लगाया किसी को, उन्होंने फ़ोन लगाया और पूछा कि ये बताओ यार बिजनौर SP कौन है? तो वहाँ से उनको पता चला कि भाई वो अभिषेक झा है। बोले उनको फ़ोन लगाओ, उनको बोलो IAS साहब हीरालाल जी बात करना चाहते हैं। सर 2 मिनट में SP का फ़ोन आया, और उन्होंने वही बात मेरे सामने बोली कि यार तुम्हारे स्टेट में क्या हो रहा है? बोले सर क्या हो गया? बोले फिल्मी कलाकारों को अपहरण हो रहा है, किडनैप हो रहा है। ये कितनी शर्म की बात है यार, हमारे स्टेट की बात है ये। ऐसे यूपी में कौन कलाकार तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा, बदनाम कर रहे हो, और इसका क्या बात कर रहे हो सर? हाँ और ऐसा वो क्या हुआ सर, ऐसा यही है वो फलाने का। और सर उसके बाद उन्होंने 1 मिनट सर उनका नाम बताइए और नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूँगा। उन्होंने मेरा नंबर दिया SP को, सर अभी मैं मीटिंग में है, मैं थोड़ी देर के बाद उनको फ़ोन करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। करेक्ट 1 घंटे के बाद मेरे को SP का फ़ोन आया, SP अभिषेक झा का, बिजनौर से। सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, SP बिजनौर। मैंने कहा हाँ सर मैं मुश्ताक खान। हाँ बोले ये क्या है आपका मसला, क्या प्रॉब्लम है आपका? मैंने उनको फिर बताया सारी चीज़ें। ओके नो प्रॉब्लम, घबराइए मत आप, 1 घंटे में मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और एग्जैक्टली 1 घंटे के पहले ही संग्राम सिंह जो वहाँ के CEO हैं बिजनौर, उनका फ़ोन आ गया मुझे, उनको मैंने पूरा डिटेल दिया और वो टीम जुट गई। तो हीरालाल जी के फ़ोन से कह सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मदद मिली, और उसके बाद काम शुरू हो गया। और उसके बाद अभिषेक झा, संग्राम सिंह CO सिटी, मिस्टर उदय प्रताप जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, सचिन मलिक वो परवीन मलिक, ये लोग सब जो है पूरी टीम इनकी जुट गई। और आप बिलीव करेंगे उसके बाद इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत जल्दी काम किया। और उसके बाद मेरी शूटिंग थी इंदौर में, मैं चला गया। फिर मुझे इंदौर में इनका मैसेज मिला कि सर आप जो है ना आपको आना पड़ेगा शिनाख्त के लिए, और आप यहाँ एक बार आपको आना ही पड़ेगा। फिर वहाँ से फिर मैं 14 तारीख को शूटिंग से मैं 14 तारीख को चला गया बिजनौर।
दिल्ली गया, दिल्ली से मेरे दोस्त आ गए सिकंदर भाई, उन्होंने मुझे लेकर के बिजनौर गया। इस तरह हम लोग बिजनौर जा कर के उन्होंने पूरा मुझे बताया, टीवी पे बताया ये लोग पकड़े गए। तब तक 4 लोग पकड़े गए थे, मुंह पे कपड़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे टीवी पे बताया ये है। मैंने कहा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये सब था, वो था। ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बाइट भी दिया वहाँ पर, उनकी तारीफ़ भी की कि आप लोगों ने इतनी जल्दी ये किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इतनी जल्दी होगा। और फिर उसके बाद वो अभी तक मुझे अपडेट कर रहे हैं। फिर ये 4 लोग पकड़े गए थे, उसके बाद पाँचवा कोई भाग रहा था, कुछ था, तो वो गोली मारी थी पैर में, वो भी उन्होंने बताया वीडियो। फिर आज उनका फिर फ़ोन आया था, आकाश उर्फ गोला करके कोई, उसको पकड़ा उन्होंने, उसका मुझे उन्होंने फ़ोटो दिया कि इसको भी हमने गोली मार के पकड़ी हमारी। और इस तरह से 2 या 3 अभियुक्त जो भी आरोपी वो भी बाकी हैं। और आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी और के साथ, चाहे वो आम आदमी हो या आपका कोई साथी कलाकार हो, उनके साथ ऐसा ना हो, तो कोई ऐसी खास बात या कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, एक एडवाइस जो आपके तरफ से आप लोग देना देखिए सर, चाहेंगे? ये सब होने के बाद तो जो मैं सोचता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ, या लोगों ने मुझे जो कहा है, या पुलिस की तरफ से मुझे कहा गया है कि सबसे पहले तो जो भी जैसे भी ऐसा फ़ोन आता है तो आप उनसे पूछो कि भैया तुम मेरा आधार कार्ड मांग रहे हो टिकट के लिए, आप अपना आधार कार्ड दो पहले, कि आपका आधार कार्ड आना चाहिए, आपका उसमें एड्रेस वगैरह सब, आधार कार्ड अगर आ जाता है तो सब कुछ जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ कर रहे हो आप? तो बोले कि साहब ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, आप उनका एड्रेस दीजिए, उनका पता दीजिए। उसके बाद अगर हो सके, और बल्कि करना चाहिए कि उस एरिए के पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि साहब यहाँ ऐसा ऐसा एक शो हो रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। ये होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके और पॉसिबल हो सके तो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम में जा रहे हो मेरे साथियों, तो ये कोशिश करो कि आप जब एयरपोर्ट में जाते हो तो आप उनकी गाड़ी में मत जाइए। उनको ये बोलो कि भैया मेरा वहाँ पे दोस्त है, या मैं ओला करके आ जाऊँगा या कुछ भी करके आ जाऊँगा, जो भी उसका पेमेंट होगा, जो भी उसका बिल बनेगा, मीटर होगा, वो आप दे देना। और मुझे होटल का बता दीजिए, और होटल का पता लीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली होटल देते हैं, हर कोई देता है होटल का मुझे पता बताइए। होटल में हो सके तो उसका नंबर भी मिल जाएगा आपको। उस होटल के वाले को फ़ोन कीजिए, क्या मेरे नाम का इस तरह का रूम कुछ बुक है या नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप एयरपोर्ट से उतरने के बाद आप अपने ही कैब पे जाइए वहाँ पर, अगर हो सके तो। और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो कोशिश कीजिए कि जो बंदा आपको बुला रहा है, आप उसको कितना जानते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में अगर आप कुछ तहकीकात हो सके, इंक्वायरी हो सके, क्या वाकई सही है, जो मुझसे हो गई गलती। अभी हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम, जैसे कि मैंने पहले ही अपने उसमें कहा कि भैया हम तो सोच भी नहीं सकते थे, वैसा हुआ। तो किसी के साथ ऐसा ना हो, तो अलर्ट हो जाएं, सब कुछ समझ जाएं। और मेरे को सबसे अच्छी बात हमारे हीरा लाल जी की ये लगी, उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है इस बात की कि यार मेरे स्टेट में ऐसा ना हो कि कल को यहाँ पर आने को कोई डरे। तो इसलिए उन्होंने इतना वो किया। और मैं बिजनौर पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके अभिषेक जी का, संजीव वाजपेयी जी का, संग्राम जी का, और उदय प्रताप जी जो हमेशा मुझे अपडेट करते रहते हैं, सचिन मलिक और प्रवीण मलिक का। उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई, और वो पूरी टीम उनकी जो इसमें लग गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, हमसे थैंक यू। क्या बेहतर आदर्श रुको इधर। ये आपका